नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। खबर आपको सावधान करने वाली, खबर आपको सचेत करने वाली। समस्तीपुर में नाव हादसे के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, ओवरलोडेड नाव जो इस वक्त हादसे को आमंत्रण देती हुई नजर आती हैं, लेकिन एक के बाद एक होते नाव हादसे, जान जाती हुई, लेकिन इसके बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने नामापुर और वाटरवेज बांध के बीच की है, जहां पर नावों पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो रहे हैं, इनका परिचालन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की नजर नहीं पड़ती। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, इन्हें टोकने वाला कोई नहीं, और हादसे में लोगों की जान जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर ओवरलोडेड नाव के परिचालन की, जो हादसे के बाद भी बदस्तूर होती हुई। वहीं दूसरी तस्वीर उस हादसे की है जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 2 अभी भी लापता हैं। 5 लोग जो खुशनसीब थे वो किसी तरह से तैरकर बाहर निकल पाए, लेकिन इन हादसों के बाद भी हम सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। कल शाम में नामापुर में बड़ा नाव हादसा हुआ। 7 लोग लापता थे इस हादसे में, जिनमें 5 की शव बरामद की गई है। बावजूद इसके तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिस जगह पे हादसा हुआ नाव पर, ये ओवरलोडिंग की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर इस हादसे के बावजूद भी लोग सबक नहीं घटना से ले रहे हैं, और ना ही इसे रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा कोई पहल किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन हादसे के बावजूद भी इसे रोकने का काम नहीं किया जा रहा है, जिससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लापरवाही की वजह से लोग हादसे के शिकार हर साल लगभग हो रहे हैं। पिछले साल भी 27 जुलाई को नाव हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की जान गई थी। आपको एक बार फिर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये बागमती नदी की धारा है, और इसी धारा में कल शाम को नाव हादसा हुआ, और एक नाव जो आपको हम तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो शाम में जा रहे थे और आंधी का शिकार हो गया था, और उसके बाद हादसे में लोगों की उसमें जान गई। लेकिन उस हादसे के बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं। तो ज़रूरत है इस मामले में लोगों को जागरूक होने की, और प्रशासन भी इस मामले में कदम उठाए, और ताकि लोग नाव से सुरक्षित यात्रा कर सके। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। हादसों के बाद हम सबक सीखें, इससे समझें कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं और उसके लिए हम भी कितने जिम्मेदार हैं। अगली खबर उस सफर की, जिस सफर से अब आपको सहूलियत हासिल होगी, उस सफर से जिससे आप ये जान पाएंगे कि अब आपके लिए ये हाईटेक सुविधाएं राज्य सरकार लेकर आने जा रही है। बिहार में आज से 50 CNG बसें फर्राटा भरती हुई आपको नजर आएंगी, जिसकी शुरुआत आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, और देखिए, नया ड्रेस कोड, नई तकनीक, हाईटेक बसें, और इन बसों की सफारी जो है आप किफायती दर पर करने वाले हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। संवाददाता संजय कुमार ने उन लोगों से बात की जो इन बसों का परिचालन करने वाले हैं। क्या महसूस वो कर रहे हैं, किस तरह की सुविधा यात्रियों को आज से बिहार में मिलने जा रही है, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम आज से एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है। राजधानी पटना में आज से CNG बसों का परिचालन होगा। निश्चित तौर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, और यही वो कर्मी होंगे जिनके जिम्मे इन CNG बसों का परिचालन जो है वो होगा। निश्चित तौर पर इनके लिए भी आज का दिन जो है उत्सुकता से भरा हुआ दिन है। किस तरीके से परिचालन होगा, क्या इनके मन में बातें चल रही हैं, हम इनसे बातें करते हैं। आज से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। CNG बसों का परिचालन होगा, आप उसके एक प्रमुख रोल में होंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे जैसा है कि उल्लास होता है उस ढंग से महसूस हो रहा है मन में। जी जी। आपको कहाँ ले जाना है बस? बस इधर चलाना है, गांधी मैदान से। हाँ हाँ जी। मामूली बात नहीं है, कैसा है मन में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम दानापुर रेलवे स्टेशन चलते हैं। तो कितने दिन भर में कितना बार आपको चलाना है? 4 राउंड चलना है सर। 4 राउंड चलना। हाँ, 4 जाना 4 आना। तो ये अब नए रोल में आप लोग आ गए। आज सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म है,
अभी तक तो निगम में हम नहीं देखते थे कि यूनिफॉर्म में आप लोग चलते थे। नहीं सर, यूनिफॉर्म मिला था सर हम लोग को। लेकिन चला पहनते तो नहीं थे। पटना में जितनी बसें निगम की चलती थी सब लोग अपना ही ड्रेस पहनते थे सर। एक सिंगल मिलती थी, एक कपड़ा गंदा होता था, फिर दूसरा धोने में टाइम लगता, सूखता नहीं था, इसलिए अपने ड्रेस। इस बार जो है सिविल इस बार पहनिएगा। हाँ सर, अभी सर कितना सेट मिला है? 2 सेट मिला है सर। एक और महत्वपूर्ण रोल होगा इनका। देखिए इस बार टिकट लगाने निकालने के लिए इनके पास मशीन भी है, सारी चीजें हैं। और इस बार ये क्या है? ये रूट नंबर है। आप कितने आप यहाँ से 17 रूट है। आप IIT बेटा जाइए। जी जी सर। तो आप लोगों को कितना ड्रेस मिला है? सेट 2 सेट 2 मिला है जी। मामूली चीज नहीं मिला? नहीं सर, हम मामूली चीज नहीं है, लेकिन दिल्ली की तरह इसको बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार यादव। नीतीश जी बनाना चाहते हैं इनको, लेकिन कोशिश जारी है, बना के दिखाएं। अच्छा है, हम बहुत खुशी है हमको। निश्चित तौर पर इन कर्मियों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के जिम्मे और इनकी ईमानदारी पर ये सारी चीजें आज से शुरू हो रही है। और इन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए इस बात की प्रतिज्ञा ली है और जताई है उम्मीदें कि जो इन्हें जिम्मेवारी दी गई है उस पर ये खड़ा होने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थिति और सुधरेगी और ऐसी छवि बनेगी कि लोगों के दिमाग से निकालते भी नहीं निकलेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, इन यात्राओं को करते समय आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि बिना मास्क के आपको इस बसों पर चढ़ने की इजाजत नहीं होगी। किराया किफायती जरूर है, लेकिन देना होगा। रुक करेंगे दूसरी खबर का, जहां औरंगाबाद जिला जेटीयू में भूचाल मच गया है। भूचाल मचने के पीछे की वजह है विकास वर्मा, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो जिम्मेदारी वैसे शख्स पर जिसके ऊपर हत्या, लूट और तमाम ऐसे मामले दर्ज है, जिसे लेकर अब सवाल उठाया जाता हुआ कि आखिर ऐसे शख्स को जिम्मेदारी किस हिसाब से दी गई। इसे लेकर अब आक्रोश भी सामने आ रहा है। एक व्यवसायी के अपहरण को लेकर आरोप विकास वर्मा के ऊपर है, साथ ही साथ लूट, डकैती, अपहरण और वाहन चोरी जैसे कई गंभीर आरोप भी इनके ऊपर लगे हुए हैं। जेटीयू के कुटुंबा विधानसभा प्रभारी हैं विकास वर्मा। अब इन्हें लेकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। जेडीयू के अंदर भी इसे लेकर आवाज जो है मुखर होती हुई जेडीयू युवा जिला अध्यक्ष ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी आखिर किस आधार पर दी जाती है, ये भी सामने आना चाहिए। शर्मसार करने वाली बात है, हुआ है वो शर्मसार करने वाली बात है। और इस तरह की घटना का हम घोर निंदा करते हैं कि दल का ही, किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति इस तरह के रोड रोबरी में सक्रिय हो और नामित होता है, उस पर प्राथमिकी होती है, ये शर्मसार करने वाली बात है। विश्वनाथ बाबू औरंगाबाद में बैठ के सर्टिफिकेट नहीं बांटते हैं। आप एक कहावत सुने होंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है, इसीलिए वह अनर्गल बयानबाजी करते हैं। घटक दल की जो गठबंधन की दोनों पार्टी है, छवि धूमिल हो रही है। क्या छवि धूमिल हो रही है, क्या हो रहा है? जैसे कार्यकर्ता में गलत मैसेज जाता है, वहाँ जाते तो क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है कि आप घटक दल के नेता हैं, आपके पास भी इस तरह का बयान दिया जा रहा है। और अब बात बिहार में पंचायत चुनाव की कर लेते हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर के अपनी कमर कस ली है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसी लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार में 2021 में कराए जाने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प दिख रहा है। समय समय पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकारियों को तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। एक और इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जो मतदान और मतगणना के दौरान कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर है। दरअसल प्रत्येक मतदान केंद्र पर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के 4 पदों पर इस बार ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। इसलिए कम से कम 4 BU, 4 CU और ग्राम कचहरी के जिन 2 पदों पर मतपत्र से मतदान होगा, उसको देखते हुए 2 मतपेटी का इंतजाम किया जाएगा। इसलिए मतदान दल के गठन के लिए कर्मियों की इस बार अधिक से अधिक संख्या जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर कई तरह की व्यवस्था करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। प्रत्येक कर्मी को विभिन्न चरणों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर व्यवस्था इस तरीके से की जानी है कि चुनाव प्रक्रिया जो हो वह निष्पक्ष और पारदर्शी हो और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
और इस तरीके से तमाम जो इंस्ट्रक्शन है समय समय पर जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग इस बार जो अवधि निर्धारित है, संभावित अवधि सितंबर से लेकर नवंबर के बीच पंचायत चुनाव जो है वो कराने की संभावना है। और अगर सभी तरह से हालात ठीक रहे तो इस बार बाढ़ की विभीषिका जो है उसको लेकर थोड़ी परेशानी भले ही हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरीके से गंभीरता के साथ चुनाव कराए जाने को लेकर तमाम तरह की पहल कर रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत नई सरकार कायम हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको बिहार की राजधानी पटना लिए चलते हैं। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेक्टर में सुविधाएं हासिल होने जा रही हैं। 350 एम्बुलेंस को अब से कुछ वक्त बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा ताकि उन दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा हासिल हो सके, वक्त पर वो अस्पताल पहुंच सके। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर अब से बस कुछ वक्त में और इसके बाद पटना से 350 एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा तमाम जिलों की तरफ, प्रखंडों की तरफ। और देखिए इस वक्त मंच पर आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। प्रतीकात्मक रूप से हमने मंच पर 5 लाभुकों को आमंत्रित किया, किंतु आज 350 हमारे लाभुक जिन्हें एम्बुलेंस समर्पित कर आज रवाना होगा ये एम्बुलेंस। तो देखिए इन सभी लाभुकों को जिन्हें ये एम्बुलेंस दी गई है उन्हें वो प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता हुआ मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसके बाद यहाँ से ये 350 एम्बुलेंस जो हैं वो उन क्षेत्रों तक पहुँचेंगी जहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन तक बेहतर व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं। एम्बुलेंस की कमी की वजह से, एम्बुलेंस ना रहने की वजह से, कोरोना के दौरान जिस तरह की परेशानियों से 2-4 ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हुए, उसके मद्देनजर ये तमाम इंतजामात इस वक्त किए जाते हुए सुधार के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य सेक्टर में बदलाव के दृष्टिकोण से। आज हम सब और देखिए सम्मान की बात है क्योंकि कोरोना जैसे और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए बिहार के लगभग सभी जिलों के लिए और साथ ही साथ 50 सीएनजी बसों के परिचालन का भी शुभारंभ होगा। परिवहन विभाग निरंतर लोगों के कल्याण हेतु अनेक ऐसे कार्य परिवहन विभाग की तरफ से इस वक्त इसकी शुरुआत होती हुई सरकार की मंशा ये, सरकार की कोशिश ये कि एम्बुलेंस के अभाव में किसी मरीज की जान न जाए, लोगों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एम्बुलेंस, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं जो एक मरीज को कम वक्त में बेहद ज़रूरी होती हैं। और ऐसे में ये कदम, ये कोशिश और ये पहल बेहद कारगर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, देखिए हरी झंडी दिखाकर अब बसों को रवाना किया जाता हुआ। ये सीएनजी बसें हैं। आज से राजधानी की सड़कों पर आपको ये सीएनजी बसें भी नजर आएंगी दौड़ती हुई, फर्राटा भरती हुई। ये बसें हाईटेक हैं। यहाँ पर किफायती दर पर आप 3 रूटों पर यात्रा कर सकते हैं। एक ड्रेस कोड तय किया गया है, कैसे आप अनुशासनात्मक तरीके से सड़कों पर जब गाड़ियों को लेकर निकलते हैं तो एक आम आदमी को, एक आम यात्री को ये भरोसा हो, ये विश्वास हो कि वो सुरक्षित भी है और सुरक्षित यात्रा पर भी है। उसकी दिशा में आज से बिहार में ये बदलाव, सीएनजी बसें आपको नजर आएंगी। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, प्रदूषण कम से कम हो, उस दिशा में ये कोशिश कारगर सामने आती हुई, जिसमें 50 सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब आज से ये आम लोगों की सेवा में बसें जो हैं वो नजर आएंगी। बस में सवार होने से पहले आपके चेहरे पर मास्क होना जरूरी है। दरें इंगित की गई हैं, लिखी गई हैं। इससे ज्यादा किराया अगर आपसे वसूला जाता है तो आप इसे लेकर सवाल कर सकते हैं।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। ये सीएनजी बसें जो हैं आज से राजधानी पटना की सड़कों पर आपको नजर आएंगी, जो आम लोगों के लिए हाईटेक सुविधा के साथ मौजूद होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन सीएनजी बसों को भी रवाना किया है और 350 एम्बुलेंस जो कि गांवों तक पहुंचेंगी, उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचेंगी जहां से लोगों को यह भरोसा होगा कि वो वक्त पर सही समय पर अस्पताल तक पहुंच पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी उन्हें नहीं होगी। सरकार उनके लिए उनके साथ खड़ी है। और ये देखिए इस वक्त आपके सामने तस्वीरें, वो तमाम एम्बुलेंस जिसे लेकर 350 लाभुकों को ये एम्बुलेंस की चाबी और प्रशस्ति पत्र जो है वो सौंप दिए गए हैं। अब ये एम्बुलेंस जो है वो गांवों तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाली हैं। मीडिया का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा जो इस वक्त यहां पर मौजूद है, क्योंकि 350 इन एम्बुलेंस को जब आज रवाना किया जाएगा तो आम जनता को ये यकीन होगा। और देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने मुखातिब क्या कुछ कहते हुए सुनते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गांव से भेजना पड़े अस्पताल, तो उसमें काफी दिक्कतें थी, कम था। और उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी, 50% और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया। और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा। और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है। ये जैसा बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है तो उनको कहीं से भेजने में काफी तरह की दिक्कतें आई थी। एक तो उसको भी देखते हुए, और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी है, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं न कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है। एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी तो ये शुरू किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं, सब देखे ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं, तो ये भी किया गया है। इसलिए मुझे बड़ी केंद्र सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसस से मना कर दिया, केवल SC/ST की जनगणना होगी। आपने कास्ट बेस्ड सेंसस की, देखिए आप तो जानते हैं कि 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इन बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी
तो वहां से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी, तो हमारी तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में मैं तो आग्रह देख लीजिए। इसके लिए तो पूरी कार्रवाई हो रही है और आप जानते हैं कि किस तरह से इसका जांच किया, और जांच करने के बाद जो सरकारी कर्मचारी अफसर हैं, उनकी भी कोई भूमिका अगर गड़बड़ दिखाई गई तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो पूरी की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी सब कुछ का पुलिस और अन्य विभागों की तरफ से भी इसके मामले में पूरे तौर पर देखभाल किया जा रहा है। वैसे तो हम बराबर कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करता ही है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर दीजिए, दुनिया भर को देख लीजिए, तो कुछ लोगों की तो मानसिकता गड़बड़ होती है। लेकिन इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसका समाधान हो, कम से कम गड़बड़ी हो सके। वैसे तो गड़बड़ी होने नहीं देना है, हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, वो देखिए एक एक चीज पर पूरे तौर पर नजर रखा हुआ है लोगों का, और लोग रिपोर्ट करते हैं रेगुलरली। सारे जगह के DM और SP या सीनियर SP ये लोग भी एक एक चीज को देख रहे हैं, और खास करके जिन इलाकों में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वहां से निकलता है बालू, तो उस सब चीजों को भी लोग देख रहे हैं, और कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं, और सबको कब्जा में रख करके, और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है उसके माध्यम से जो जहां इसकी उपयोगिता है, लोगों को इसको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में तो एक मीटिंग हुई है और सब लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि देखिए भाई, गड़बड़ नहीं करना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। कोई भी चीज है, किसी भी चीज को गड़बड़ी करने पर तो पूरे तौर पर कोशिश कर रहा है, और अगर सरकारी तंत्र में भी कोई गड़बड़ है तो उनको भी छोड़ा जाता है। अभी कुछ लोगों को पता चला है तो उनके ऊपर पूरा पूछताछ हो रहा है, सब कुछ कार्रवाई हो रही है। जो जरूरी बात होगी वो यहाँ के उस पर जो एक्शन जो उपयोग जरूरी है, अब तो चलिए संसद की बात, हम लोग तो इसके बारे में बता चुके हैं कि ये सब चीज जो नई टेक्नोलॉजी है आया है, तो इसका एक तरफ लाभ भी है और दूसरी तरफ गड़बड़ी भी है। लोगों की चीजों को देखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बहुत तरह की बात है, तो इस पर तो निश्चित रूप से पूरे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम देख रहे हैं, नहीं, केंद्र सरकार ने भी तो कहा ही है, केंद्र सरकार ने तो कहा ही है इसके बारे में कि जो गलत चीजें हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए इसके बारे में तो सब लोगों की राय होनी चाहिए कि कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए और किसी को भी इस तरह से उसके चीजों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो नई टेक्नोलॉजी आई है, आप जानते हैं उसका तो दो पहलू है ही, दो पहलू तो हो ही गया है। एक तरफ सबको लाभ है और दूसरी तरफ लोग उसी के माध्यम से नुकसान भी करते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस दिशा में जहां पर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वहां पर ये काम, ये तब्दीली बहुत जरूरी थी। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है और आने वाले वक्त में ये आमूलचूल परिवर्तन आम जनता के काम में आ सके, इस दिशा में ये कोशिश कारगर नजर आती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई है कि ये लोग इसी तरीके का एक फर्जी एक्सचेंज दूसरे देशों में भी रखते हैं और ये इस देश से उस देश जब कॉल करते हैं तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने देश के ही नंबर पे कॉल करते हैं। बताया जा रहा है कि इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान से फोन आते थे। ज्यादातर कॉल सिवान, छपरा, गोपालगंज जिले के लिए आते थे। यह है पटना का हनुमान मंदिर, जहां कोरोना काल से पहले हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन इन दिनों एक विवाद की वजह से चर्चा में है। पटना का हनुमान मंदिर और अयोध्या का हनुमान गढ़ी आमने सामने है। हनुमान गढ़ी ने पटना के हनुमान मंदिर पर स्वामित्व का दावा किया है, जिससे पटना के हनुमान मंदिर के आचार्य किशोर कुमार